इस वीडियो में एलिप्स का हम आगे का पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक जो मैंने पढ़ा था वो मैंने एलिप्स के जैसे 5 टाइप आपको बताए थे। इस टाइप के एलिप्स के जो इक्वेशंस हैं वो बनती हैं। तो उन इक्वेशंस में से मैंने फर्स्ट टाइप की आपको बता दी थी। अब सेकंड टाइप में बता रहा हूँ, इसके बाद मैं थर्ड और फोर्थ बताऊँगा, ठीक है। और लास्ट में फिफ्थ टाइप का भी होता है, उसके रेयर केस में क्वेश्चन आते हैं, उसके 1 या 2 टाइप हैं, उसको भी लास्ट में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो पहले जो मैंने फर्स्ट वीडियो में दिखाया था उसको आपने यदि अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, नोट्स बना लिए होंगे, तभी उसी के बाद इस वीडियो को आप देखिएगा। अदरवाइज इस वीडियो को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपको, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ टाइप 2 के लिए। टाइप 2 मैंने बताया था x² + y² b² = 1। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो y² के साथ जो 1/b² लगा हुआ है, ये वाला पार्ट बड़ा है, ये वाला पार्ट छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब जो a > b, मतलब b बड़ा है और a छोटा है, या ऐसे कह सकते हो कि a² छोटा होगा, b² बड़ा होगा आपका, राइट। इसका एक एग्जाम्पल भी लिख लेता हूँ कि x² / 4 + y² / 16 = 1। बात समझ में आ गई। यहाँ पे क्या है, a² छोटा है और b² आपका बड़ा है, ठीक है। b² यदि बड़ा है मतलब y² वाले पे मेजर एक्सिस आपकी बनेगी, ठीक है। मेन पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा साइन बना लीजिए कि कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ठीक है। मतलब y एक्सिस पे आपका मेजर एक्सिस बनने वाला है। तो आप थोड़ा सा एक फिगर भी बना लेते हैं साथ में, किस तरह से बनेगा हमारा। ऐसे कुछ फिगर बनेगा, रफली है थोड़ा सा, ठीक है। ये x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है, क्लियर, ठीक है। तो x एक्सिस और y एक्सिस यही हमारे मेजर और माइनर एक्सिस वगैरह बनेंगे। तो यहाँ पे y² के साथ बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो y² के साथ ये मेजर एक्सिस का काम करेगा, तो मैं लिख दे रहा हूँ ये किसका काम करेगा, मेजर एक्सिस का। और जो x एक्सिस है वो काम करेगा माइनर एक्सिस का, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में आपने डिफरेंस समझ आ गया होगा कि एक दूसरे आपस में इंटरचेंज हो चुके हैं। जो पहले मेजर था वो माइनर हो चुका है, माइनर वाला मेजर हो चुका है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जितने भी हमने फॉर्मूले वगैरह पढ़े थे, कुछ मतलब कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे, कुछ पॉइंट्स के, कुछ लाइन की इक्वेशंस पढ़ी थी, जैसे डायरेक्ट्रिक्स था, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी। तो वहाँ पे क्या होगा, ए और बी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, और जो एक्स कोऑर्डिनेट के साथ हम जो काम कर रहे थे वो काम मेरा किसके साथ होने लगेगा, वाई कोऑर्डिनेट के साथ काम होने लगेगा। और जो वाई कोऑर्डिनेट के साथ जो काम हो रहा था, अब वो काम होने लगा हमारे साथ एक्स कोऑर्डिनेट के साथ, ठीक है। तो हम एक एक चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो माइनर एक्सिस है, इसकी इक्वेशन और ये सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। इसकी जो लेंथ होगी, लेंथ कितनी हो जाएगी, एक्स एक्सिस के साथ हमेशा इसके साथ ये वाला पार्ट लेते हैं। तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, और बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 4 है, ठीक है। तो माइनर एक्सिस की जो लेंथ होगी इस टाइम 2 है, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितनी हो जाएगी आपकी, 4 हो जाएगी, ठीक है। ये वाला 4 नहीं है, ये 2a = 4 हो गया है, वो a² लिखा हुआ है आपका। और मेजर एक्सिस की जो लेंथ होगी आपकी वो किसके अकॉर्डिंग निकलेगी, वो y² के अकॉर्डिंग निकलेगी, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो 2b के बराबर हो जाएगी, और 2b आपका b कितना है, 4 है, तो टोटल ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मेजर और माइनर एक्सिस की इक्वेशन भी आपसे पूछी जाती है। तो एक्स एक्सिस आपकी माइनर एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y = 0, इसकी क्या हो जाएगी, x = 0। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, आपको पहले ही बता चुका था, सेंटर कहलाता है। तो यहाँ पे C लिख दिया। तो यहाँ पे इस केस में सेंटर आपका क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे डिब्बे बनाता जा रहा हूँ सारे अलग अलग। इस एक चीज़ ये क्लियर हो गई आपकी। आगे बात कर ले रहा हूँ सेंटर की, ठीक है। तो सेंटर आप समझ गए होंगे कि इंटरसेक्शन किस किस का, इंटरसेक्शन ऑफ मेजर एंड माइनर, ठीक है। वो आपका यहाँ पे क्या निकलेगा, इस पर्टिकुलर केस में ऑरिजिन निकलता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रेजेंटली ये क्या है, 0,0 है, ठीक है। क्योंकि x = 0, y = 0 कहाँ पे कट करेगा, ऑब्वियस बात ऑरिजिन पे ही कट करेगा। तो ये सेंटर वाला आपका काम कंप्लीट हो गया इस केस में, ठीक है। तो सेंटर उसमें भी 0,0 था, इसमें भी 0,0 है। अब बात कर लेता हूँ मैं फोकस के बारे में। तो वहाँ पर जो पहले वाला केस था, तो उसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। तो वहाँ पे जो होता था वो हमारा होता था +-a e, 0, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, अब हो जाएगा 0, +-be,
ठीक है। क्यों? क्योंकि अब जो फोकस है वो फोकस जो होते हैं हमेशा मेजर एक्सिस पे होते हैं, तो मेजर एक्सिस पे अब जाएंगे तो एक यहाँ पर बनेगा और एक यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स किस तरह से बनेंगे, तो इसका नाम F1 दे दिया, इसका नाम F2 दे दिया, ठीक है। तो अब इस टाइम ये वाले बनेंगे आपके। तो फोकस आपको समझ में आ गया होगा, फोकस हमेशा कहाँ लाई करते हैं, फोकस हमेशा ही मेजर एक्सिस पर लाई करते हैं। एक चीज़ और क्लियर हो गई आपकी। अब बढ़ते हैं हम वर्टिसेस। वर्टिस में क्या होता था, तो वर्टिस जो मेजर एक्सिस पर एलिप्स जहाँ पे कट करता था, तो पहले मेजर एक्सिस इधर होती थी तो वहाँ पे ±a,0 होता था। अब मेजर एक्सिस कहाँ पर है, इस साइड है, तो ये जो कट पॉइंट हैं यहाँ पर मैं इसका नाम सपोज b है और इसका नाम b डैश है, ठीक है। तो अब जो वर्टिसेस हैं पहले क्या होते थे, +-a,0 होता था, ठीक है। नाउ अब क्या हो जाएगा आपके पास 0, ±b हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे कितना हो जाएगा आपका, b की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 0, ±4, ठीक है। ये मतलब जो ये वाला ऊपर वाला कोऑर्डिनेट है आपका वो 0,4 पे कट करेगा, ये 0,-4 पे कट करेगा, ठीक है। यही टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। आपको मैंने मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी बताई थी, 8 बताई थी आपको। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं वापस आता हूँ फोकस पे। फोकस पे क्या बताया था, इसके क्या बनेंगे, +-b ही बनेगा ये वाला। तो यहाँ पे ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। ई की वैल्यू क्या चीज़ थी, इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी जैसे पहले निकालते थे अब भी वैसे ही निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, 1 - इन दोनों में कौन सी वैल्यू छोटी है कौन सी वैल्यू बड़ी है, 4 छोटी है 16 बड़ी है, ठीक है। इस चीज़ को बस इतने याद रखिएगा, 4/16 कर दीजिएगा। तो 4/16 करेंगे तो 16 में से 4 गया 12, 12/16, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, √3 अंदर रहेगा, इसमें से 4 बाहर आ जाएगा, तो कुल मिला के आपका √3/2, ठीक है। तो ऐसे इसेंट्रिसिटी आपको निकालना सीख गए। इसेंट्रिसिटी हो गया, वर्टिसेस हो गया, फोकस हो गया, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद क्या बात करते हैं, डायरेक्ट्रिक्स की, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट्रिक्स उस वाले में क्या होता था कि x +- का a/e होता था, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे देखो पहले क्या होता था कि फोकस जिस लाइन पे होता था, फोकस मेजर एक्सिस पे होता था, तो उसी के आगे देखो इसके आगे इस साइड बनेगा, तो अभी ये किसके पैरेलल हो गई, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा आपका। तो डायरेक्ट्रिक्स एक यहाँ पे बनेगा और दूसरा इस साइड बनेगा, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशंस कैसे लिखी जाती हैं, ये y क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन हमेशा y समथिंग लिखा जाता है, +- यहाँ पे a है, a के बदले b यूज करेंगे, e रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे कि +-b, b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 4 है, और e की वैल्यू भी मैंने जस्ट निकाली है, तो ये कितनी है √3/2। इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो ये ऊपर 8 हो जाएगा, तो +-8/√3, ठीक है। तो चलो एक पार्ट और मेरा निकल आया है, डायरेक्ट्रिक्स भी हो गया, ठीक है। तो इसी वाले पेज पे देखो बहुत सारी चीज़ें मैंने निकाल दी है, और जैसा मैं इसमें क्वेश्चन में समझा रहा हूँ बिल्कुल एज इट इज़ यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसमें से देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है मैंने आपका फोकस निकालना, डायरेक्ट्रिक्स निकालना और इसेंट्रिसिटी निकालना। तो ये जो 3 हैं इनको आप अच्छे से निकालना सीख लीजिए, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी बहुत ईजी है, ये निकल आएगा, तो फोकस आपको याद रहता है, फोकस भी जल्दी निकल आएगा और डायरेक्ट्रिक्स भी जल्दी निकल आएगी, ठीक है। तो जैसे देखो इसमें +-a ही है, तो डायरेक्ट्रिक्स में क्या हो जाता है, +-a/e हो जाता है। अब देखो अब इस वाले केसेस में क्या है, +-b, तो अब यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, +-b/e हो जाएगा, बस b/e, यहाँ पे मल्टीप्लाई e है तो उसमें डिवाइडेड/e होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत फ़र्क है, मेन यूज किसका है, ई का है, तो आप ई सही से कैलकुलेट जरूर करिएगा। ई गलत हो गया तो फिर आपके तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स अपने आप गलत हो जाएंगे। और क्या पॉइंट बचे हुए थे आपके, लेटस रेक्टम डिस्कस कर लेता हूँ इसमें। लेटस रेक्टम पहला जो मैंने पढ़ाया था टाइप 1 के लिए, तो टाइप 1 में मैंने बताया था लेटस रेक्टम 2b² ठीक है, ये वाला आपको याद होगा। अब क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जो टाइप 2 के लिए बता रहा हूँ नाव करके मैं आगे बताता जा रहा हूँ। तो जहाँ पे b होता है वहाँ पे a हो जाता है, वहाँ पे जहाँ पे a होता है वहाँ पे b, मतलब a और b आपस में इंटरचेंज कर देने हैं, तो ये हो जाएगा 2a² राइट। तो आप मेन वाले याद रखिएगा, जो ये वाले दे रखे थे इनको याद रखिएगा। तो बस जैसे ही टाइप 2 देखो बस a और b की वैल्यू आप चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे a वहाँ पे b, यहाँ पे b और वहाँ पर a कर लीजिएगा, ठीक है। तो इससे ये याद रहेंगे आपको। लेटस रेक्टम याद हो गया, ठीक है। तो सेमी लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा, a² हो जाएगा, ठीक है। इतना भी याद हो गया होगा आपको। अच्छा, इसके बाद और एक दो चीज़ें और थी हमारे पास कि फोकल डिस्टेंस मैंने बताया था किसी पर्टिकुलर पॉइंट का। फोकल डिस्टेंस 2 होती हैं हमारी, ठीक है, ऑफ ए पर्टिकुलर पॉइंट। मान लो
वो पॉइंट है हमारा x1, y1 या x, y, ठीक है। तो वो मैंने कितना आपको बताया था, उस वाले में जो पहले वाला है वो बताया था मैंने a प्लस EX और दूसरा था a माइनस EX, ये दो बताए थे आपको। तो यहाँ पे a के बदले क्या यूज करोगे, b यूज करोगे, प्लस एक में माइनस तो प्लस माइनस इसी साथ लगा लेते हैं, e दोनों में सेम रहता है। यहाँ पर x यूज कर रहे हो तो इसमें क्या यूज करेंगे, y यूज करेंगे। तो बस इसमें क्या याद रखना है आपको, a प्लस माइनस EX, इसको याद रखना है। जब भी टाइप 2 आएगा तो बस a के बदले b यूज कर लेना है, x बदले y यूज कर लेना है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या करेंगे हम जो टाइप 1 है और टाइप 2, तो उसका एक पेज पे हम पूरा एक चार्ट बना लेंगे, ठीक है। किताबों में दे रखा है, आप किताबों से भी कॉपी कर सकते हो। बेटर है कि आपने यदि पढ़ रखा है तो अपने मन से ही पूरा चार्ट बनाइएगा और दोनों को कंपेयर करके लिखते जाइएगा, ठीक है। तो अभी मैंने टाइप 1 टाइप 2, आप क्या करेंगे एक पेज पे ही करेंगे, उसी के जो राइट साइड वाला पेज होता है उस पर 2 कॉलम और बनाएंगे, उसमें टाइप 3 और टाइप 4, ठीक है। तो उसमें कैसे ये चीज़ें निकालेंगे, क्योंकि वो तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आते हैं, बस यही सब चीज़ें निकालने को आता है। लेटेस्ट रेक्ट निकालिए, फोकल डिस्टेंसेस निकालिए, ठीक है, और एसेंट्रिसिटी निकालिए। घूम फिर के क्वेश्चन आपके वो लिमिटेड ही है। तो क्या करेंगे, बस हम सबको एक टाइप 1 में समझ लेंगे और बस टाइप 2 में क्या चेंज आना है, टाइप 3 में क्या चेंज आना है, टाइप 4 में क्या चेंज आना है। तो एक ही पूरा एक पेज ले लेंगे जिसमें कि लेफ्ट साइड और राइट साइड पूरा खाली हो। तो टाइप 1 टाइप 2 पेज लेफ्ट साइड में कर लेंगे और टाइप 3 और टाइप 4 पेज जो हमारा राइट साइड है उस पर कर लेंगे, ठीक है। तो सारा कंपेयर होता चला जाएगा, तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी और चीज़ों को याद करने में भी आसानी रहेगी और पेपर में सॉल्व करने में भी आसानी रहेगी, राइट। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब मैं टाइप 3 और टाइप 4 एक साथ देखता हूँ, ठीक है। जो टाइप 3 है वो हमारा टाइप 1 से टाइप 3 बनता है और जो टाइप 4 है वो टाइप 2 से बनता है, ठीक है। तो हम टाइप 1 टाइप 2 अच्छे से सीख चुके हैं। तो जब टाइप 1 टाइप 2 अच्छे से सीख चुके हैं तभी उसके बाद टाइप 3 एंड टाइप 4 के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और टाइप 3 टाइप 4 दोनों ही एकदम कॉमन है, बस 1 2 को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। बस थोड़ा सा फ़र्क आता है, जैसे कि यदि आपको जो मैंने एक फॉर्म लिखी हुई है बिल्कुल यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं और कैसे बनाएंगे वो हम एग्जाम्पल में सीखेंगे बाद में भी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड फॉर्म टाइप का है कि यदि मान लो सपोज x माइनस एच का होल स्क्वायर, पहले क्या था केवल x स्क्वायर था, अब कर दिया गया x माइनस एच का होल स्क्वायर और यहाँ पे y माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर एंड यहाँ पे क्या है डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर है। तो ये तो पहले भी था, ठीक है, और यहाँ पर 1 बनाना जरूरी है, ये पहले भी था और अब भी है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो अब क्या करते हैं, अब टाइप 1 टाइप 2 और टाइप 3 एंड 4 में कितना अंतर आएगा ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे देखो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो जिनके कोऑर्डिनेट्स किस किस के हम लोग निकालते थे, जैसे कि सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालते थे, ठीक है। सेंटर के बाद हमने किस पे निकाले थे, फोकी की निकाले थे, राइट, और फोकी की निकाले थे और वर्टिसेस निकाले थे हम लोगों ने, ये निकाले थे, ठीक है। अच्छा वर्टिसेस ये किसके थे, ये मेजर एक्सिस के थे। ऐसे माइनर एक्सिस के भी जो कट पॉइंट्स होते हैं वो भी निकलते हैं, यदि हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें भी वही चेंजमेंट्स करेंगे जो इसमें हम कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब जहाँ जहाँ पे कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है तो उन में क्या करेंगे, कितना अंतर आ जाएगा, ये चीज़ हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये सेंटर सपोज पहले मैं एक कोई एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पर ऐसे करके कि पहले सपोज आपका आंसर आया था मान लो अल्फ़ा बीटा, ठीक है, जैसे फोकस प्लस माइनस ए ई कोमा 0 होता है, ठीक है। और जब टाइप 2 पढ़ते हैं तो उसमें 0 कोमा प्लस माइनस बी ई होता है, ऐसे करके। जो वर्टिसेस होते थे पहले प्लस माइनस ए कोमा 0 होता था और जो टाइप 2 मैंने पढ़ा है वो 0 कोमा प्लस माइनस बी होता है, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने सारे पढ़े हुए, तो एक जनरल मान ले रहा हूँ। तो इनका जो आंसर है चाहे सेंटर हो चाहे फोकस हो चाहे वर्टिसेस हो, अल्फ़ा बीटा आपने आंसर निकाल कर लाया, ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अब कितना फ़र्क आ जाएगा, अब फ़र्क ये आ जाएगा। तो आप पहले यहाँ पे देखो क्वेश्चन को कैसे, ये अल्फ़ा बीटा कैसे निकालेंगे ये चीज़ पहले समझ लीजिए। हम इसको ऐसे मान लेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो आपका इसी टाइप का ही है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो ऐसे इसी टाइप को तो आपने पहले पढ़ा हुआ था, तो क्या होगा कि या तो ए बड़ा होगा या तो बी बड़ा होगा, तो टाइप 1 टाइप 2 आपके तैयार हो गए। तो उसी के अकॉर्डिंग आप जैसे भी काम करते थे वैसे ही आप काम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब इस क्वेश्चन में फ़र्क है, क्या फ़र्क है, तो आप ऊपर देख ही रहे होंगे कि x माइनस एच है, वहाँ पे y माइनस के है। तो हम क्या करेंगे कि x माइनस एच इक्वल टू 0, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, h निकल के आ रहा है। ऐसे ही y माइनस के इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर y सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, k निकल के आ रहा है, ठीक है। तो अब ये पार्ट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब क्या करेंगे, तो अब जो मेन आंसर है उसमें
वो फाइंड आउट करने के लिए हम ये एच और के उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। जब ये एच और के ऐड हो जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस एच कॉमा बीटा प्लस के, ठीक है। क्योंकि ये ऑर्डर पेयर होते हैं तो बिल्कुल अपने ऑर्डर से ही जुड़ेंगे, पहला वाला पहले के साथ जुड़ता है, दूसरा वाला दूसरे के साथ जुड़ता है, ठीक है। ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, नॉट पेयर, क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। तो पहला वाला पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ, ऐसे ही जुड़ेगा हमेशा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि अल्फ़ा को आप के साथ जोड़ दीजिए और एच को आप बीटा के साथ जोड़ दीजिए, ठीक है, ये इम्पॉसिबल है। आप बात को समझ गए होंगे। तो कितना क्या करना है हमको, तो ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी आपको। वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले आप विचार कर लीजिए कि मैंने क्या क्या आपको समझाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ तो उसमें इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हमारे किसकी बात हो गई है, कोऑर्डिनेट्स की। इसमें आगे इक्वेशन भी देख लेता हूँ। इक्वेशन किस किस की बनती हैं, जैसे कि आपकी डायरेक्टर्स की इक्वेशन बनती थी, ठीक है, मेजर एक्सिस की इक्वेशन बनती है, मेजर एक्सिस की, ठीक है, और किसकी बनती है, माइनर एक्सिस की। तो टाइप 1 के हिसाब से मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। तो उसमें डायरेक्टर्स इक्वेशन जो थी हमारी वो x इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई बनती थी, ठीक है। और जो मेजर एक्सिस होता था वो y इक्वल टू 0 होता था, और जो माइनर एक्सिस होता था वो x इक्वल टू 0 होता था, ठीक है। तो अब इसमें और उसमें क्या फ़र्क आ जाएगा, तो यदि x पे काम हो रहा है तो उसमें प्लस h कर देंगे, जिस पे y पे काम हो रहा है उसमें प्लस k कर दूंगा, ठीक है। तो ये x इक्वल टू समथिंग था, तो इसमें क्या चेंज कर देना है, प्लस h कर देना है आपको। ये y इक्वल टू है इसलिए इसमें प्लस k कर देना होगा, इसमें x इक्वल टू पे है तो इसमें प्लस h कर देना होगा, ठीक है। इतनी बात समझ गए कि किस में प्लस h करना है, किस में प्लस k करना है, ठीक है। तो ये हमने कैसे h और k कैसे बताया था, ये मैंने इससे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये चीज़ें भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि किस में हमें प्लस h करना है, किस में प्लस k, ठीक है। थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें। इसमें आगे देख लेते हैं। आगे क्या है कि कुछ चीज़ों की हम लोगों ने लेंथ निकाली हुई थी, ठीक है। तो लेंथ जैसे कि हम लोगों ने निकाली थी मेजर एक्सिस की, ठीक है, मेजर एक्सिस की निकाली थी, माइनर एक्सिस की निकाली थी, लेटस रेक्टम निकाला था, ठीक है। तो मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, लेटर रेक्टम और जितना भी हमने जिसकी भी हम लेंथ निकालते हैं, तो यदि टाइप 3 या टाइप 4, ठीक है, इनमें क्या होता है कि टाइप 1 टाइप 2 के अकॉर्डिंग जो हमने लेंथ निकालूंगा तो उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है, ओके। तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, केवल कोऑर्डिनेट की शिफ्टिंग हो रही है। तो यदि लेंथ हमारी कहीं पे 4 है, वो शिफ्ट होकर दूसरी जगह पहुँच जाएगा तो 4 का 4 ही तो रहेगा, ठीक है। यदि कोई लेंथ सपोज 10 है तो यदि वो शिफ्ट करके दूसरी जगह पहुँचा देंगे तो लेंथ उसकी उतनी ही रहेगी, लेंथ में तो कोई चेंज नहीं होगा। बट क्या होगा कि उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बस चेंज हो जाते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसमें चेंजमेंट कर लेंगे, और ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं, केवल हमें लेंथ ही बतानी होगी। तो सपोज यदि किसी में लेंथ हमारी 2a है तो वो 2a ही रहेगी, यदि 2b है तो 2b रहेगी। तो ऐसे ही इसमें भी 2b है तो 2b रहेगी, 2a है तो 2a ही रहेगी, ठीक है। और यदि हमारी 2b² अपॉन a पहले लेंथ थी तब भी उतनी रहेगी, और 2a² अपॉन b टाइप 2 में थी तब भी उतनी रहेगी। मतलब कि इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होने वाला है, ठीक है। मतलब टाइप 1 की जो लेंथ निकल के आएंगी वो टाइप 3 की रहेंगी, और टाइप 2 की जो लेंथ निकल के आएंगी वो टाइप 4 की रहेंगी, ठीक है। लेंथ में कोई भी चेंजमेंट्स नहीं आते हैं। चेंजमेंट्स किस में आएंगे, कोऑर्डिनेट्स में आएंगे, और जितनी भी इक्वेशंस होती हैं उनमें केवल चेंजमेंट होगा, और वो कितना क्या होगा वो आपको मैंने यहाँ से अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। तो अब क्या करता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन उठाता हूँ, तो उस पर मैं काफ़ी क्वेश्चन करने की कोशिश करूँगा। टाइप 3 टाइप 4 क्लियर हो जाएंगे, उसी के साथ क्या हो जाएगा, टाइप 1 टाइप 2 भी आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद ही आगे जो हम पढ़ाने वाले हैं उसको आप देखना शुरू करेंगे। आगे देखते हैं टाइप 3 टाइप 4 का एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसी में से आपका आना है, बस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि ये आपकी एक जो जनरल इक्वेशन है उस टाइप से लिखा हुआ है, ठीक है। तो यदि एलिप्स के थ्रू पूछा जा रहा है तो वो जनरली एक एलिप्स का ही इक्वेशन होता है, ठीक है। मुझे चेक नहीं करना पड़ेगा कि इसका डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, और h² जो है वो ab से छोटा है, ठीक है। एसेंट्रिसिटी वगैरह हमें भी कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब ये एलिप्स होगा कि नहीं होगा। पेपर में आएगा तो इसमें साफ साफ लिखा होगा कि ये एलिप्स है, इसकी ये चीज़ बताइए, एसेंट्रिसिटी बताइए या इसका लेटस रेक्टम बताइए, जो भी है वो पहले से इसको एलिप्स घोषित कर देंगे, ठीक है। जब घोषित कर दिया तो मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें क्या सबसे पहले मुझे देखना है कि इसमें x इंटू y का टर्म तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मुझे यही चेक करना है कि x इंटू y का टर्म
नहीं है। जब x इंटू वाई का टर्म यदि नहीं होता है तो ये जो इक्वेशंस होती हैं वो टाइप 1 से लेकर टाइप 4 के बीच की बनती है, ठीक है। और यदि x इंटू वाई का टर्म इसमें यदि आ गया, ठीक है, और ये एलिप्स है तो ये टाइप 5 की इक्वेशन बन जाएगी। तो टाइप 5 में मैंने नहीं पढ़ाया है, जब पढ़ाऊंगा तो आगे इसको कैसे क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे x के टर्म्स एक साथ लिख लीजिए, x² प्लस 2x, ठीक है, थोड़ा सा हम ब्रैकेट छोड़ दे रहे हैं, प्लस y वाले एक साथ कर लीजिए 4y² एंड 16y, थोड़ा सा भी गैप दे दिया मैंने, प्लस 13 = 0। ओके, अब क्या करते हैं, जैसे इसमें x² अपॉन a² होता था, तो इसका मतलब हमें x² टाइप कुछ बनाना है। तो यहाँ से इसको x² बनाने, x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, तो इस चीज़ को मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2, उसका जस्ट हाफ कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ साइड्स में लिख दे रहा हूँ 2/2, तो कितना आया 1। अब 1 का क्या करूँगा, स्क्वायर कर दूंगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पे मैं प्लस 1 करूँगा और साथ में क्या करूँगा -1, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में पूरा बैलेंस रखना होता है, जितना जोड़ते हैं उतना घटाना भी होता है वहीं पर। तो जो इतना पहले वाला जो 3 टर्म्स हैं वो x+1 का होल स्क्वायर बनाएंगे, तो ये एक्स्ट्रा बचा, तो जो एक्स्ट्रा बचा है तो उसको क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर सेट कर देंगे। तो अच्छा -1 है तो यहाँ पे -1 ही आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इस वाले पार्ट में क्या करूँगा 4 मैं पहले कॉमन ले लूँगा। 4 यदि मैंने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा y² प्लस 4y, इतना हो गया आपके पास। अब y का कोफिशिएंट कितना है 4, 4 का आधा कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है। तो प्लस 4 करूँगा और साथ में क्या करना होगा -4 भी करना होगा। तो जो शुरू के 3 टर्म्स हैं वो y + 2 का होल स्क्वायर बना देंगे। अब ये एक्स्ट्रा बचा हमारे पास, ये -4 यहाँ जाएगा, लेकिन -4 इसके 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -16। तो ये -16 इसके साथ पहुँचा दिया और इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया। क्लियर। तो इसको मैं सही से लिख लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 अभी है और ये है y + 2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ 16 और 1 17, माइनस के 17 प्लस ये माइनस के कितने बचेंगे 4, तो इसको मैं दूसरे साइड पहुँचा देता हूँ, ठीक है। कांस्टेंट दूसरे साइड ही ले जाना है। अब हमारे पास क्या चीज़ है कि इधर 1 होना चाहिए, इधर 1 होने के लिए क्या करना होगा 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो ये 1 हो जाएगा, तो इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा हमारे पास x+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4y + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 = 1। यहाँ तक क्लियर हो गया। और क्या चीज़ है x+1 का होल स्क्वायर वगैरह इसके साथ कुछ नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं है, इसके साथ भी कुछ नहीं आना चाहिए, ये तो लफड़ा है। तो क्या कर देते हैं, इस 4 को नीचे पहुँचा देते हैं। तो इस 4 को नीचे पहुँचा दोगे तो क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा तो ये किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल हो गया। तो इस इक्वेशन को बहुत अच्छे से लिख लेता हूँ मैं, x+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस y + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 = 1। यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। तो ये मैंने कौन सी इक्वेशन बन गई आपकी, ये बन गई है टाइप 3 की, क्योंकि इसमें a² = b², ठीक है। तो ये मुझे समझ में आ गया, ये किसकी इक्वेशन है टाइप 3, ठीक है। और जो टाइप 3 है वो किससे रिलेटेड रहता है टाइप 1 से, ठीक है। तो टाइप 3 टाइप 1, तो ये दोनों एक साथ मुझे पढ़ने होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो यहाँ एरो बना लीजिए कि ये बड़ा है ये छोटा है। अब यहाँ पे जैसी बात क्लियर हो गई तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसेंट्रिसिटी जरूर निकाल लीजिएगा, मेन वर्क वही रहता है। पहले तो आप क्लियर कर लीजिए कि टाइप 1 का है, टाइप 3 का है, टाइप 2 टाइप 4 जो भी है, पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद आ जाइए इसेंट्रिसिटी पे, इसेंट्रिसिटी फट से निकालिए। 1 - इन दोनों में कौन छोटा है 1 छोटा, उसको ऊपर लिखिए 4 को नीचे लिखिए, कैलकुलेट कर लीजिए 3/4 अंदर बनेगा √3/2। इसेंट्रिसिटी हो गई आपकी, ठीक है। तो इसको आप बंद कर लीजिए, ये मेन काम का है आपका, ठीक है। जब इसेंट्रिसिटी निकल आई तो उसके बाद आप जाइए फोकस पे, ठीक है। सारी चीज़ें नहीं निकालनी है, एक्चुअली है क्या जो पेपर में आपसे पूछा जाएगा वो निकालना है, लेकिन मैं तो सारी चीज़ें समझाऊंगा आपको, पता नहीं क्या आ जाए आपके लिए। तो फोकस आपका देखो, इसमें फोकस आपके क्या आते थे +- a, e, 0 ये होता है। तो ये कैसे कैलकुलेट हो जाएगा +- यहाँ पे a और b की वैल्यू लिख लीजिएगा। तो ये a² = 4 है तो a = 2 हो गया, b² = 1 तो b की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। तो a, b, e 3 चीज़ें क्लियर है हमको। a की वैल्यू 2 है, e की वैल्यू √3/2 है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना बचेगा केवल √3 बचेगा और 0 0 ही रहेगा। तो फोकस भी आपका निकल आया, फोकस निकल आया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है फिर वो होता है डायरेक्ट्रिक्स आपका, ठीक है।
अभी एक्चुअली मैंने सारे आंसर बिल्कुल कंप्लीटली नहीं निकाले हैं, ठीक है, ये तो अब सही निकल आया, लेकिन अभी मैंने इसको सही नहीं किया है, तो अभी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, बाद में डायरेक्ट्रिक्स पे थोड़ा फोकस कर लेता हूँ। ये मैं अभी टाइप 1 समझा रहा हूँ आपको केवल। तो डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकलती है, इसकी x इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, ठीक है। तो प्लस माइनस ए अपॉन ई, तो प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है 2 है, ई की वैल्यू कितनी है √3/2, तो √3/2 जो है वो ऊपर पहुँच के 4 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 4/√3 बन जाएगा हमारा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया था कि x+1 का होल स्क्वायर y+2 का होल स्क्वायर, तो इनका क्या यूज है, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है। जब कोऑर्डिनेट सिस्टम शिफ्ट हो गया है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे x+1 = 0, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, x = -1 इतना, और यहाँ पे y+2 = 0 है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिली, -2। क्लियर, ये बात समझ में आ गई आपको। तो क्या करना होता है कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें मुझे ये वाला पार्ट ऐड करना होता है, ठीक है। तो अब ये वाला पार्ट मुझे क्या करना होगा, इस वाले में ऐड करना होगा, तब मुझे फाइनल आंसर मिलेगा। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस √3, तो ये ऐड करना है, ऐड करने का मतलब -1 ही रहेगा, ठीक है, दिस, और इस वाले पार्ट में क्या करना होगा, 0 -2, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लोगे। अच्छा, और क्या बताया था, जो लाइन की इक्वेशंस होती हैं उसमें भी मुझे ऐड या सब्सट्रैक्ट ऐड करना होता है। अब इसमें x वाला पार्ट मतलब ऐड करना है या फिर y वाला पार्ट ऐड करना है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, x = समथिंग है, तो यहाँ पे x = क्या है, -1, तो ये -1 इसके साथ फिर प्लस में कर दीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ क्या करेंगे, इसी वाले पार्ट में जो +-4/√3 आपने निकाला है उसी में -1 कर दीजिए, ठीक है। तो आपका ये फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x = +-4/√3 -1, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स 2 आती हैं तो 2 आंसर होंगे, एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है आपको। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। फोकस कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमने पहले किस में समझाने की कोशिश की आपको, पहले टाइप 1 के अकॉर्डिंग समझा दिया, ठीक है। तो टाइप 1 में किसकी जरूरत पड़ती है, केवल ए की, बी की, तो वो नीचे लिखे होते हैं, और इसेंट्रिसिटी भी केवल इन्हीं दोनों की जरूरत पड़ती है। तो इन्हीं की हेल्प से मैंने इसेंट्रिसिटी निकाल लिया, ए भी लिख लिया। अब फोकस मैंने टाइप 1 के हिसाब से निकाला है, डायरेक्ट्रिक्स टाइप 1 के हिसाब से निकाला है, और जो क्वेश्चन किसका था, टाइप 3 का था। तो टाइप 3 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, तो वो ऊपर जो सिस्टम बना होता है x+1 और y+2 ये जो लिखा हुआ है, इनके अकॉर्डिंग मुझे चलना है, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग मैंने ये यहाँ पे एक वर्क किया हुआ है, उसी वर्क का यूज कहाँ पे कर लिया, इसमें ऐड कर लिया। यहाँ तक क्लियर हो गए। इसमें लेटेस्ट आइटम कितना होगा, टाइप 1 एंड 3 वाला है, तो ये कितना हो जाता है, 2b²/a, ठीक है। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, ये लेंथ होती है। तो लेंथ में आपका चाहे टाइप 1 से जो आंसर आता है, टाइप 3 में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है, तो सीधा सीधा केवल हमें आंसर निकालना है। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, 1, b² की भी बनी हो जाएगी, ठीक है। a की वैल्यू 2 है, तो टोटल कैलकुलेट होकर आंसर कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। तो ये दोनों में ही आंसर रहेगा, टाइप 1 के अकॉर्डिंग निकाला है, टाइप 3 में यही रहेगा। इसमें कुछ भी ना तो एडिशन करना है ना तो सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो ये लेंथ का भी समझा दिया। चलो मैं सेंटर की बात कर लेता हूँ। सेंटर कैसे काम करेगा, यदि टाइप 1 के अकॉर्डिंग मैं निकालूँ तो टाइप 1 के अकॉर्डिंग जो है वो आपको 0,0 होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। अब क्या करूँगा, इसी में इन चीज़ों को ऐड करना है, मतलब इसको -1 और -2 को, ठीक है। तो ये टोटल आंसर आपका कितना हो जाएगा, -1, -2 हो जाएगा। ये बात भी समझ में आ गई आपको। थोड़ा सा मेजर एक्सिस डिस्कस कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है। तो ये टाइप 1 का पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। मेजर एक्सिस में क्या होती है, जो एक्स एक्सिस होती है, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y = 0, ठीक है। ये होता था, लेकिन मुझे आंसर किस में लाना है, टाइप 3 में, क्योंकि लाइन की इक्वेशन है तो इसमें चेंजमेंट बिल्कुल होगा। तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या कैलकुलेट करके मैं लाया हूँ, -2, तो ये -2 इसके साथ फिट कर दीजिए। तो -2 फिट कर देंगे तो फाइनल आंसर अब क्या हो जाएगा, y = -2। तो ये आपकी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस हो गई। अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो ये लेंथ है तो चाहे टाइप 1 से निकालिए, तब जो टाइप 1 से निकालेंगे वही आंसर आपका टाइप 3 में भी हो जाएगा। तो मेजर एक्सिस कितनी होती है आपकी, 2a, तो 2a की वैल्यू कितनी है, 2, तो कुल मिला के हो गया 4, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें चेंजमेंट तो आपका होना ही नहीं है। तो ऐसे ही आप लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस भी निकाल लेंगे, ठीक है, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस भी निकाल लेंगे। तो दोनों चीज़ें आप जानते होंगे। उसमें x = क्या हो जाएगा, माइनर एक्सिस में x = 0, तो x = 0 में ये क्या होगा, -1 उसके साथ फिट कर दिया जाएगा। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो होगा वो 2b होगा, और 2b क्योंकि लेंथ है तो उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करना होगा,
ठीक है। तो इतनी सारी बातें जो मैंने पहले उसमें टाइप 1 टाइप 2 में डिस्कस की थी वो सारी लगभग मैंने इसमें डिस्कस कर दी है। मेन इंपॉर्टेंट रहता है आपका लेटस रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, फोकी निकालना, ठीक है। ये यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो और ज़्यादा से ज़्यादा इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस और इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है। इतनी 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये अच्छे से टाइप 3 और टाइप 4 के लिए तैयार कर लीजिए, ठीक है। टाइप 4 का क्वेश्चन अपने आप एक ट्राई करेंगे। क्या करेंगे उसमें, जो यहाँ पे 4 यहाँ पे लिखा हुआ है 4 इसके साथ फिट कर लीजिए, वहाँ पे बंद कर लीजिए, ठीक है। और ये 16 और 2 ये आपस में इंटरचेंज कर लीजिए, तो अपने आप क्या हो जाएगा, डेटा इधर उधर हो जाएगा। जो x+1 का होल स्क्वायर बन रहा है वो x+2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे y+1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो जो चेंजमेंट होने हैं वो अब टाइप 2 और टाइप 4 के हिसाब से हो जाएंगे। क्लियर, ठीक है। तो उसको प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा और कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अब मैं धीरे से पहुँचता हूँ टाइप 5 के में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि पेपर के हिसाब से केवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं ज़्यादा इसमें सिखाने की कोशिश नहीं करूँगा। इसमें आपको इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है और सेंटर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब इलिप्स की इक्वेशन देखिए, पहले मैं टाइप 1 से टाइप 4 तक जो मैंने पढ़ा हुआ है उसमें क्या था कि इस वाले पार्ट में केवल x आ रहा था, इस वाले पार्ट में केवल y आ रहा था। अब क्या हुआ, x और y आपके मिक्स हो गए, ठीक है। यदि आप देखिए मैंने x इंटू y का एक कॉन्सेप्ट बताया था कि x इंटू y यदि आ जाएगा तो टाइप 5 में चला जाएगा, ठीक है। तो x इंटू वाई यहाँ पे आएगा, क्योंकि आप यदि होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पे x इंटू वाई आएगा, ऐसे इसका भी होल स्क्वायर खोलेंगे तो इसमें भी x इंटू वाई आएगा, ठीक है। यदि किसी एक में भी आता तब भी आपका x इंटू वाई आ ही जाता। जब x इंटू वाई आ जाता है तो हमारे जो इसके मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस हैं वो x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल नहीं रह जाते हैं, तो वो क्वेश्चन हमारे थोड़े से टफ हो जाते हैं। तो मेन क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। यदि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे इस फॉर्म में लिखा हो चाहे दूसरी फॉर्म में लिखा हो, तो दूसरी फॉर्म में जब लिखा होता है तो उसको कैसे निकालते हैं उसको हम दूसरा तरीका बताएंगे। लेकिन यदि इस तरह की फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको कैसे निकालते हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और समझते जाइए, ठीक है। क्या करते हैं, ऊपर जो होल स्क्वायर के अंदर दे रखा है बस उनको फोकस कर लीजिए, x + y - 2 = 0, और इसमें क्या लिखा हुआ है x - y, है ना, x - y इसको = 0 लिख लीजिए। ये कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ये कर लीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब 2 इक्वेशन बन गई है, अब इनको कर लीजिए सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी और y की वैल्यू निकलेगी। ये जो कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे वही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर का मतलब ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ द इलिप्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करके दिखाएं आपको। यहाँ पे x - y = 0 तो x = y हो गया, तो यहाँ पे x = y रखेंगे तो 2x हो जाएगा, 2x = 2 तो x = 1 निकल के आएगा और दोनों की वैल्यू बराबर है, ठीक है। तो 1, 1 निकल के आया, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही, क्लियर। तो 1, 1 हो गया आपका, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो सेंटर निकालना बहुत आसान है जब इस तरह की फॉर्म में दिया हो, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया हुआ था, ठीक है, एग्जाम्पल वही है। इसमें मैं क्या करने जा रहा हूँ, आपसे यदि पूछा जाए कि इसकी मेजर एक्सिस बताइए या फिर माइनर एक्सिस बताइए, या हो सकता है दोनों पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का इंटरसेक्शन क्या होता है आपको पता है ना, क्या होता है, उसका सेंटर होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में अभी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था वो सेंटर डायरेक्ट निकालना बताया था, ठीक है। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से भी आपका सेंटर निकलेगा, लेकिन जो मैंने पहले बताया था वो ज़्यादा ईजी था, आप उसी तरीके से करिएगा। मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं क्या करूँगा, जो ऊपर की इक्वेशन दे रखी है उसको पार्शियली डिफरेंशिएशन करूँगा, एक बार x के रेस्पेक्ट में एक बार y के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो जो मेजर एक्सिस होती है वो हमारी बन जाएगी, मान लो इसको सपोज हमने f नाम दे दिया फंक्शन का, तो डेवर f अपॉन डेवर y करेंगे तो ये हमारी मेजर एक्सिस तैयार हो जाती है, और डेवर f अपॉन डेवर x कर देंगे तो इससे हमारी माइनर एक्सिस तैयार हो जाती है, ठीक है। तो डेवर f अपॉन डेवर y = 0 ये मेजर एक्सिस बन गई, और डेवर f अपॉन डेवर x ये हमारी माइनर एक्सिस बन गई, ठीक है। तो इतना काम कर लेंगे तो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस निकालना सीख गए आप, क्लियर हो गई बात, ठीक है। और इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है, सेंटर होता है। तो ये कहीं कहीं आपका अभी जो तीसरा क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ उसमें देखो यूज हो जाएगा कि इंटरसेक्शन से सेंटर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कम करके दिखा दे रहे हैं आपको। इसको यदि y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो पहले बात तो ये सबसे पहले किसको सॉल्व करना होगा, इस 2 को सॉल्व करना होगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन में सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे कंपोजिशन होता है, जैसे FOG लिखा हुआ है तो सबसे पहले f का डिफरेंशिएशन पे काम करते हैं, फिर उसके इंटरनली जो इनपुट्स होते हैं, इंटरनली फंक्शंस होते हैं उन पर काम करते हैं। तो सबसे बाहर वाला फंक्शन यहाँ पे 2 है, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं y के रेस्पेक्ट में, ध्यान रखिएगा। तो ये 2x + y - 2 इतना हो गया, नीचे वाला 9 तो आपका रहेगा ही,
है ना। अब क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स 0 हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा, वाई का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है 1। इतनी बात क्लियर हो गई। अब पीछे का डिफ्रेंसिएशन करता हूँ, ऐसे इसमें भी होगा। पहले पावर को सॉल्व करेंगे और x माइनस वाई अभी ऐसे ही लिखा जाएगा क्योंकि पावर आगे आई केवल। अब x माइनस वाई का डिफ्रेंसिएशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो x वाला ये पार्ट 0 हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा -1, ठीक है। और 1 का डिफ्रेंसिएशन किसी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0 ही रहेगा। अब इसको मैं कैलकुलेट कर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाए 1 और ये 8, राइट। इस 8 का इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 9 का इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर 0 तो कोई टेंशन नहीं हमको। तो ये 8 दूनी 16, 16x 16y, ठीक है, और ये हो जाएगा 32, 32 हो गया। 9 का इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस है, तो माइनस का 9x प्लस का 9y इक्वल टू 0, ठीक है। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं, तो 9x यहाँ पे हो जाएगा 7x प्लस 9y इसके साथ आ जाएगा तो 25y हो जाएगा, माइनस का 32, तो इसको मैं इधर भेज दे रहा हूँ, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और यही आपकी क्या हो गई, मेजर एक्सिस हो गई। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब बात कर लेते हैं माइनर एक्सिस की। तो माइनर एक्सिस में एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना होगा, तो ये कैसा हो जाएगा, 2/9 पहले से है, x प्लस पाई माइनस 2। अब डिफ्रेंसिएशन अंदर वाले पार्ट का होगा, ये इसका 1 हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएंगे, तो ये 1 हो गया, ठीक है। अब इसको पीछे वाले पार्ट का कर लेता हूँ, 2 ऑफ x माइनस वाई, 16 पहले से ही था, x माइनस वाई इसका 1 के x के रेस्पेक्ट में रहेंगे, तो x का 1 होता है, y का 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये 0 ही रहेगा। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। इसको फिर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 और ये 8। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फ़र्क क्या पड़ेगा, इधर वाला प्लस माइनस फ़र्क पड़ेगा, तो ओवरऑल हो जाएगा हमारे पास 25x प्लस का 7y इक्वल टू 32, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट कर लिया, आप थोड़ा देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये हो गई हमारी माइनर एक्सिस, ठीक है। तो आप मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस निकालना सीख गए। तो एलिप्स की आपकी कोई भी इक्वेशन कितनी भी टफ दे दी जाए तो आप मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस हमेशा इसी तरीके से निकालेंगे, ठीक है। पार्शियली डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, वो नहीं आता है तो फिर आपको समझ लो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आगे जो भी क्वेश्चन हम बताने वाले हैं उसमें भी मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस बताएंगे, साथ में उससे सेंटर कैसे निकालेंगे वो वाला पार्ट आपको सिखाते हैं। इसमें देखते हैं टाइप 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, टाइप 5 का ही है। ये अब इक्वेशन जो है मैंने अच्छे से एक फॉर्मेट में नहीं लिखी हुई है। इसमें क्या है, टाइप 5 का क्यों है, क्योंकि इसमें x इंटू वाई का टर्म आ रहा है, इसकी वजह से ये टाइप 5 का है, ठीक है। तो अब इसमें मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस और सेंटर कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने टाइप 2 में बताया आपको कि जो इक्वेशन है इसको हम क्या कर लेते हैं, f मान लेते हैं। तो f इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y² माइनस 2x प्लस y माइनस 6, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, मेजर एक्सिस के लिए डेवर f अपॉन डेवर y निकाल लेते हैं और माइनर एक्सिस के लिए डेवर f अपॉन डेवर x निकाल लेता हूँ। तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये तो 0 हो गया, इसमें करूँगा तो ये 2x बचेगा, ये हो जाएगा 4 8 ये हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसको किसके इक्वल कर देता हूँ, 0 के इक्वल। अब ये x के रेस्पेक्ट में करने जा रहा हूँ तो ये 2x हो जाएगा हमारा, और यहाँ से हो जाएगा x का 1 हो जाएगा तो ये 2y मिलेगा, और ये 0 हो जाएगा आपका, ये माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लीजिएगा। तो 2x प्लस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0, इतना मिल गया। इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो x प्लस y इक्वल टू 1, ठीक है। तो इक्वेशन आपकी एक ये मिल गई और एक ये मिल गई। तो ये जो पहली वाली इक्वेशन है वो आपकी मेजर एक्सिस है, ये वाली जो इक्वेशन निकल के आई है वो आपकी माइनर एक्सिस है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें निकल आई। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट सेंटर निकालने का कोई तरीका नहीं है। जब इस तरह की इक्वेशन आपको दे रखी होगी तो हम क्या करेंगे, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस इस तरह से निकालेंगे, इन दोनों को इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से हमारा सेंटर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता है, तो हम सेंटर के लिए लिख दे रहा हूँ। क्या करना होगा मुझे, सेंटर के लिए सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिएगा तो इससे हमारा क्या निकल आएगा, सेंटर निकल आएगा, ठीक है। तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप लोग खुद करिएगा। आगे देखते हैं, इसमें बात करने वाले हैं पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एन इलिप्स, ठीक है। तो आपको एक इलिप्स दे रखा होगा, एक कोई पॉइंट दे रखा होगा, वो आपको पॉइंट आपको बताना है कि वो इलिप्स की बाउंड्री पे लाई कर रहा है या बाउंड्री से अंदर है, मतलब इनसाइड एरिया में है, या फिर बाउंड्री से बाहर मतलब आउटसाइड एरिया में लाई कर रहा है, ठीक है।
तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता है कि वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि एक आपको पॉइंट दे दिया गया है, इलिप्स दे दिया गया है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि उस पॉइंट से इस इलिप्स के लिए कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हो। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि वो पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है। यदि पॉइंट वो बाउंड्री पे लाई कर रहा है तो केवल एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हो, बाउंड्री से बाहर यदि लाई कर रहा है तो आप 2 टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं, और बाउंड्री के अंदर यदि लाई कर रहा है तो आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, तो वो तो आप तभी बता पाओगे जब इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पाओगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जनरली क्या होता है कि इलिप्स के जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत सिंपल आते हैं। तो सिंपल आते हैं तो सिंपल फॉर्मेट में भी आते हैं, और मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं 70-80% जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके टाइप 1 से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टाइप 1 में क्या होता है कि ये वाली फॉर्म होती है, इसमें कि a² इज ग्रेटर देन b² होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से जानते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, तो जो भी आपकी चाहे इस तरह की क्वेश्चन दे रखी हो, चाहे इस तरह से क्वेश्चन दे रखी हो, या दूसरे टाइप की कोई भी क्वेश्चन दे रखी हो, तो हम इनको क्या करते हैं s = पहले मान लेते हैं। तो s = कैसे मानेंगे, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b², और ये जो 1 है उसको इधर ले आएंगे। ठीक है, ऐसा मत कर देना कि इन दोनों को उधर ले जाए, इन दोनों को उधर ले जाएंगे तो ये वाले पार्ट नेगेटिव हो जाएंगे। तो क्या करना होता है, x² y² के जो पार्ट होते हैं वो कोशिश करते हैं टोटली पॉजिटिव बने रहें। ठीक है, तो मतलब कांस्टेंट वाले टर्म्स को उठा के इधर लाते हैं, ना कि इसको उधर ले जाएंगे। ऐसे यदि इस तरह की क्वेश्चन दे रखी होगी तो इसमें s की वैल्यू क्या मान लेंगे, x² प्लस 4y² माइनस 36। ठीक है, इतना निकाल लिया आपने। अब क्या करूँगा कि आपको, ये तो मैंने केवल अभी s = लिखा हुआ है, अब पॉइंट की बात कर लेता हूँ। सपोज आपको पॉइंट कोई दे रखा है अल्फ़ा कॉमा बीटा, राइट। तो अब इन पॉइंट्स को क्या करूँगा, यहाँ पे x की = अल्फ़ा, y = बीटा पुट करूँगा। तो जब ये पुट करूँगा तो उसको बोला जाता है S1 फाइंड आउट करना। ठीक है, तो S1 फाइंड आउट करना, तो जैसे किताबों में समझाया गया, यहाँ पे x1 y1 ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, चलो मैं x1, y1, ये आपको पॉइंट दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा, इनकी वैल्यू पुट कर लेता हूँ। तो ये x1² डिवाइडेड बाई a² प्लस y1² डिवाइडेड बाई b² माइनस 1। ठीक है, तो अब ये जब सॉल्व करूँगा तो इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आएगी। अब जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आएगी हमारी, वो 3 तरीके से हो सकती है, या तो 0 से छोटी होगी, या तो 0 के बराबर होगी, या तो 0 से बड़ी होगी। ठीक है, तो ये 3 केसेस बनेंगे। तो = जो 0 होता है, इसका मतलब ये एलिप्स की इक्वेशन उसको सेटिस्फाइड कर रही है, मतलब कि वो पॉइंट जो है वो उसकी बाउंड्री पे लाई कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको सर्किल में भी समझाई हुई थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑन द एलिप्स। ये क्लियर हो गई। ठीक है, यदि इसकी वैल्यू 0 से छोटी आ रही, मतलब कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है ये वैल्यू, तो ये नेगेटिव वैल्यू यदि आती है तो ये इनसाइड लाई करेगा। ठीक है, इनसाइड का मतलब जैसे मैं यहाँ पे खींच दे रहा हूँ तो पॉइंट यहाँ कहीं होगा। ठीक है, और ऑन द एलिप्स का मतलब होगा कि वो पॉइंट है वो बाउंड्री पे होगा, और S1 की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ गई, मतलब कि 0 से बड़ी आ रही है, तो उस केस में आउटसाइड होगा। आउटसाइड का मतलब मैं बना दे रहा हूँ दिस। ठीक है, तो इस तरह से होगा। तो इनसाइड के केस में आप कितने टेंजेंट खींच सकते हो, 0। ठीक है, तो मैं नंबर ऑफ टेंजेंट भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन इन केस ऑफ, सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूँ इनसाइड का, इनसाइड के केस में 0 कोई भी नहीं बना सकते हो, ऑन द एलिप्स के केस में केवल 1 बनेगा, और आउटसाइड के केस में कितने बनेंगे हमारे, 2। ठीक है, तो 2 कैसे बनेंगे, एक ऐसे बन जाएगा, एक ऐसे चला जाएगा, इस पे केवल ऐसे बनेगा। तो यहाँ से टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट तो क्या होता है, केवल स्पर्श करता हुआ जाएगा, तो यहाँ से स्पर्श करता हुआ आप कुछ नहीं बना सकते हो। इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन जैसे कि यही था, आपको इस पर ट्राई कर लेते हैं। तो ये आपको दे रखा था, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे दे रखा है 1,2। ठीक है, तो यदि आपको निकालना है तो यहाँ पे मैं S1 कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो S1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पर करोगे, 2 दूनी 4, चौकू 16 और माइनस 36। ठीक है, 16 1 17, ये आपको पता हो गया कि ये वैल्यू कैसे आ रही है, 0 से छोटी नेगेटिव वैल्यू है। तो ये जो 1,2 है वो किसके अंदर लाई करेगा, एलिप्स के अंदर लाई करेगा। ठीक है, एलिप्स के अंदर यदि लाई कर रहा है तो हमारे टेंजेंट कितने ड्रा होंगे, 0 ड्रा होंगे। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताया हुआ है, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एन एलिप्स, केवल इतना ही कॉन्सेप्ट है इसका
कि कहाँ लाई करता है, और इसके जो मेन क्वेश्चन आते हैं वो इस वाले पार्ट से आते हैं। ठीक है, देख ले रहा हूँ कि इलिप्स के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डीपली कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन मैं बिल्कुल बाहर का थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, अंदर के ज़्यादा इनसाइड नहीं जा रहा हूँ इसके। तो जैसे मैंने एक सर्किल की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सर्किल के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। ठीक है, या फिर ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, इस तरह से हम बात कर रहे होते थे वहाँ पर। ठीक है, तो सर्किल इक्वेशन उस केस में क्या होती थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो उस केस में हमारा ये होता था। यहाँ पर क्या है, यदि हम सपोज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और वो भी किस केस में, जब ए हमारा बी से बड़ा हो। ठीक है, तो जब ए बी जब बड़ा होगा तो उस केस में हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, या फिर ये चीज़ है, दूसरा ये भी हो सकता है कि मतलब कि जो ए लेस देन बी, ये दोनों ही केस में बन जाता है हमारा। ठीक है, क्योंकि जनरली जो अब आगे क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे आपके टाइप बन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये थोड़ा डिस्कस करना चाहता। ठीक है, लेकिन ये दोनों के लिए रहता है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो हमारे हो जाते हैं ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। राइट, जैसे कॉस थीटा रहा, साइन थीटा। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे दोनों ही वैल्यू इनकी सेम, यदि आर स्क्वायर को इधर डिवाइड करते हो दोनों आर स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो इसके नीचे वाले पार्ट दोनों सेम थे, इसलिए यहाँ पर सर्किल में दोनों जगह आर आया था, लेकिन यहाँ पे इसके लिए ए आया हुआ, इसके लिए बी आया हुआ। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा, ए कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा। ठीक है, और जो थीटा यहाँ पर है वो सिंपली एंगल नहीं बोला जाता, ये इसेंट्रिक एंगल होता है। इसेंट्रिक एंगल को मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, इसको बस याद रखिएगा कि इसमें जो एंगल है वो नॉर्मल एंगल नहीं है, इसेंट्रिक एंगल होता है। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। इसेंट्रिक एंगल होता क्या है कि जैसे कि आपका कोई ये इलिप्स दे रखा है और इसकी मेजर एक्सिस ये है, तो मेजर एक्सिस जो होती है वो 2a लेंथ की होती है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक 2a डायमीटर का एक सर्किल बनाता हूँ, सेंटर दोनों का सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो उसका जो सर्किल बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। ठीक है, सपोज मैं इस वाले कोऑर्डिनेट कोई पॉइंट है इलिप्स के ऊपर, मैं इसका इसेंट्रिक एंगल फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मेजर एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा। ठीक है, और उसी परपेंडिकुलर को मैं आगे यहाँ तक बढ़ा दूँगा। यदि आगे यहाँ तक बढ़ा दूँगा, अब ये वाला पॉइंट और ये जो सेंटर है इसको मैं मिलाऊंगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा थीटा वो होता है इसेंट्रिक एंगल। ठीक है, तो इसेंट्रिक एंगल निकालने के लिए निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, हमेशा पेपर में बहुत क्लियर क्वेश्चन दे रखे होते हैं। ठीक है, तो आप बस ये ध्यान रखिए कि थीटा को इसेंट्रिक एंगल बोलते हैं, इसके अलावा आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बस कोऑर्डिनेट याद रखिएगा कि ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा, ये आपको लेने हैं, ये आपके यूज होंगे इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक आध क्वेश्चन यूज होते हैं और पेपर में आता भी है इससे। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, ए कॉस थीटा एंड इस पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। इसका जो आंसर है बिल्कुल इसको याद कर लीजिएगा। पहले मैं समझाता हूँ इसका आंसर आया कैसे है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार बच्चे इसको भूल जाते हैं इसका आंसर, तो कम से कम निकालना आना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो उसमें पूछा क्या है, फाइंड द इसेंट्रिक एंगल ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स दिस। ठीक है, तो ये जो इलिप्स है वो जनरली अपने माइंड में ये मान के चलते हैं ये टाइप 1 का है। तो चलो मैं थोड़ा सा इलिप्स बनाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा ठीक बन गया इस बार। ये आपकी मेजर और माइनर एक्सिस बना दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक लेटस रेक्टम कहाँ से पास होता है, हमेशा फोकस से पास होता है, ये आपको पता है। तो फोकस से पास होता है और साथ में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। राइट, ये जो फोकस हमारा जो होता है वो हमारा AE, 0 पे होता है, इधर वाला माइनस AE, 0 पे होता है। ठीक है, तो हम किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे डिस्कस कर ले रहे हैं इस वाले फोकस पे। तो लेटस रेक्टम जब यहाँ पे है और लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होती है, 2b² A, ये आपको बताया था। तो इसका ये जो टोटल 2b² A, तो आधी कितनी होगी, b² A। तो b² A, ये लेंथ यदि b² A है तो इसके कोऑर्डिनेट आप निकाल लोगे AE, b² A। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ऐसे निकाल लेंगे। यदि इसके भी कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं तो इसको भी लिख लीजिए, x कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होगा, केवल y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, तो ये माइनस का b² A होगा। ठीक है, तो यही पूछा जाए। तो ये यहाँ पे IS लगा हुआ है, इसका मतलब दोनों एंगल की बात हो रही है, यहाँ पर भी S लगा हुआ है। तो एक बार क्या करना है, जो इसेंट्रिक एंगल इस वाले पॉइंट का भी आपको फाइंड आउट करना है और इस वाले पॉइंट का भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, दोनों एक साथ पूछे जाते हैं आपसे। तो पहले मैं एक का निकाल लेता हूँ, दूसरा अपने आप समझ जाइएगा। जब ऊपर वाला निकालूंगा तो इसेंट्रिक एंगल निकालना है तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आपको यूज करने होंगे। तो अभी मैंने जो आपको आता था उसके अकॉर्डिंग इसके मैंने कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। तो यदि
इसको मैं सपोज ले लेता हूँ a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, ठीक है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ये हो गए और ये आपके जनरली कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो यदि ये दोनों ही सेम कोऑर्डिनेट्स सेम पॉइंट को शो कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ए ई इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, a cos थीटा इक्वल टू ए ई और b sin थीटा की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, b स्क्वायर अपॉन a, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यदि मुझे थीटा फाइंड आउट करना होता है तो ये बात अच्छे से जानते होंगे, तो मुझे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर लेता हूँ, टेन इनवर्स में ले जाता हूँ क्योंकि आंसर भी इसके टेन इनवर्स में ही है। तो अभी इस बात दिस अपॉन दिस करना है मुझे, तो b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a cos थीटा इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन a और a e यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो देखो अब b से b एक कैंसिल हो गया, एक b बचेगा, a से a यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो एक आपका a बचेगा, तो b अपॉन a e, तो ठीक है। सॉरी यहाँ पे मैं हटा दे रहा हूँ, मैं इसको इधर ले जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ टेन थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस। अब इसको जो सॉल्व करके आएगा तो b अपॉन ए ई आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से मैं थीटा की दी निकालूंगा तो थीटा इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, टेन इनवर्स b अपॉन ए ई, ठीक है। तो ये एसेंट्रिक एंगल किस पॉइंट का निकला है, ऊपर वाले लेटस रेक्टम के एक्सट्रीमिटीज का, ठीक है। अब नीचे वाले का यदि निकालूंगा तो नीचे वाले में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो ए ही रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो दूसरा आंसर भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो दूसरा वाला आपका क्या निकल के आएगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस बी अपॉन ए ई, इतना निकल के आएगा। तो यही दोनों कंबाइन करके आंसर आपसे पूछे जाते हैं। तो आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स प्लस माइनस बी अपॉन ए ई, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया और इसको आप याद भी कर लीजिएगा, पेपर में काफ़ी रिपीट होता रहता है, तो एक दो बार आप देखेंगे इसको याद हो जाएगा, पेपर में आएगा तो यदि याद है तो आपको फटाफट हो जाएगा, 5 सेकंड में आपको कितने को नंबर मिल जाएंगे, 4। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्या दिया हुआ है इसमें, इफ़ लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 विल कट द एलिप्स, मतलब कि एक लाइन है और एक एलिप्स को कट कर रही है, ठीक है। तो मैं इधर थोड़ा सा बना देता हूँ एक फिगर, ये इस तरह से एक एलिप्स है, सपोज एक कोई लाइन है और वो इसको कट कर रही है 2 पॉइंट्स पर, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स पे कट कर रही है उसके बारे में बोला है हुज एसेंट्रिक एंगल्स डिफर बाई पाई बाई 2, ठीक है। तो सपोज ये वाला जो पॉइंट है ये मतलब इस पर एसेंट्रिक एंगल थीटा है, तो ये जो पॉइंट है उसका एसेंट्रिक एंगल थीटा प्लस पाई बाई 2 होगा, ठीक है। तभी तो डिफर बाई पाई बाई 2 हो जाएगा, या फिर आप माइनस पाई बाई 2 कर सकते हो, थीटा माइनस पाई बाई 2, तब भी आपका डिफर बाई पाई बाई 2 बना रहेगा। तो चलो हम ये मान लेते हैं थीटा प्लस पाई बाई 2। तो ये दोनों पॉइंट्स मैंने किसके अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं, एलिप्स के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं, राइट। तो ये दोनों पॉइंट्स क्या है, इस लाइन के ऊपर भी तो लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों पॉइंट्स क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को सेटिस्फाइड भी करेंगे, ठीक है। तो मैंने केवल एंगल लिखा है, तो इसके यदि कोऑर्डिनेट्स में लिखूंगा तो ये क्या लिखूंगा मैं, देखो ए और ए स्क्वायर बी स्क्वायर यूज हो रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाएंगे, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, ऐसे लिखा जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाएंगे, ए कॉस थीटा प्लस पाई बाई 2 कॉमा बी साइन थीटा प्लस पाई बाई 2, राइट, ऐसे कोऑर्डिनेट्स लिखे जाएंगे इसके। तो अब कॉस थीटा प्लस पाई बाई 2 कितना होता है, तो ये चीज़ आप जानते हो, माइनस का ए साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉस जो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, निगेटिव होता है, और साइन थीटा प्लस पाई बाई 2 ये पॉजिटिव रहता है, लेकिन साइन पाई बाई 2 वजह से कॉस बन जाएगा, तो बी कॉस थीटा। क्लियर हो गई बात। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए, और ये दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या हो रहे हैं कि इस वाली लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। और लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, तो इसको आप लिख लीजिएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाला जो ए है और ये वाला आपका क्या है बी, तो पहले ए कोऑर्डिनेट को पुट करता हूँ, फिर बी कोऑर्डिनेट को पुट करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बना लेता हूँ मैं, ठीक है। तो चलो मैं x इक्वल टू यहाँ पे क्या है ए कॉस थीटा, तो एल ए कॉस थीटा प्लस एम बी साइन थीटा प्लस एन इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो गई 1 हो गई। ऐसे ही अब इस वाले को पुट कर लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा माइनस एल ए साइन थीटा प्लस यहाँ से बी निकल के आएगा एम बी, अब यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा
और प्लस n इक्वल टू 0। ये होगी इक्वेशन नंबर आपकी 2। यहाँ तक पहुँच गए आप। अब जो कुछ काम करना था वो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमें क्वेश्चन में चाहिए अब उस पर काम करना होगा मुझे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, a स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये तभी फाइंड आउट हो पाएगा जैसे कि कुछ लोगों बीच में ऐसे कुछ क्वेश्चन किए भी हैं। तो इन पार्ट को हम इधर ले जाते हैं, इनका होल स्क्वायर कर लेते हैं और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, उस कॉन्सेप्ट का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं क्या कर लेता हूँ, इस तरह से कुछ लिख लेता हूँ, एल ए कॉस थीटा प्लस एम बी साइन थीटा इक्वल टू माइनस एन। इतना हो गया। आपको ए स्क्वायर एल स्क्वायर चाहिए तो इसका स्क्वायर भी करना होगा। तो जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab भी लगेगा, 2 क्या हो जाएगा, ए एल एम बी और साइन थीटा कॉस थीटा और इक्वल टू माइनस एन का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 वाला ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अब कन्वर्ट हो गया फाइनली। ठीक है, तो ऐसे ही अब इस वाले सेकंड वाली इक्वेशन को मैं चेंज कर लेता हूँ। तो सेकंड वाली इक्वेशन को मैं भी ऐसे ही डायरेक्ट लिखूँगा, एल स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसका स्क्वायर लिखूँगा तो एम स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर देखो माइनस है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। तो ये 2al एम बी साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस एन इधर जाएगा तो माइनस एन हो जाएगा और माइनस एन का होल स्क्वायर क्या होता है, एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्लियर हो गई बात। तो अब क्या करता हूँ, तो ये जो 2 इक्वेशन हमारे पास बन के आई हैं इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ। यदि ऐड करूँगा तो देखो ये वाला पार्ट ये वाला कट जाएगा और इधर ये ऐड कितना हो जाएगा, 2n स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, देखो एल स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको यदि मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो वो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो कुल मिला के आपका हो जाएगा एल स्क्वायर ए स्क्वायर। ऐसे इस वाले पार्ट से आपको क्या मिलेगा, एम स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि इतना कॉमन लोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। तो राइट हैंड साइड आपका कितना आंसर निकल के आया, 2n स्क्वायर। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 2n स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है इसको एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद इसका जो आंसर है वो भी याद करके रखिएगा कि डिफर वाई पाई बाई 2 सेंटिक एंगल का यदि क्वेश्चन आता है तो उसका ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 2n स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे तो पेपर में जल्दी हो जाएगा, नहीं तो टाइम लग सकता है आपको। ठीक है, और ये काफ़ी बार रिपीट होता रहता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो है वो याद करके रखिएगा।